आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमने अपनी एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जो है DSSB एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए। इसमें जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं, PYQ क्वेश्चन, उनको इस क्लास में डील किया जाएगा। और साथ ही साथ आपका जो KVS है, NVS है, EMRS है, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम है जिसमें जीके जीएस का पोर्शन पूछा जा रहा है, उसके लिए ये क्लास आपकी सफिशियंट होगी। ठीक है, और मैं आपको इतना और बताना चाहती हूँ कि इस क्लास से जो भी मैं पढ़ाऊँगी, जो भी मैं चीज़ें एक्स्ट्रा बताऊँगी, उनके आपको नोट्स बनाना है। उसी से आपके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये सीरीज। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, लिखा है कि बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे पुराना संग्रह किस भाषा में है। जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनका जो संग्रह हुआ है, तो सबसे पुराना जो संग्रह है वो किस लैंग्वेज में हुआ है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं बुद्ध के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। तो जैसे कि बुद्ध है, बुद्ध का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो आपको बताना है बुद्ध का जन्म। एक मिनट, कलर चेंज कर लूँ। तो बुद्ध का जन्म बताना है आपको, जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी ये बताना है। तो इनका जन्म हुआ था 563 BC में, और इनकी जो डेथ है वो हुई थी 483 BC में। ठीक है, और फिर आपको ये बताना है कि इनके चाइल्डहुड नेम क्या था। इनका चाइल्डहुड नेम क्या था गौतम बुद्ध जी का, तो इनका था सिद्धार्थ। क्या था, सिद्धार्थ था। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनके फादर का नेम क्या था, आप बताएंगे। इनके फादर का नेम बताएंगे, इनकी मदर का नेम बताएंगे, और इनका जन्म स्थान बताएंगे। ठीक है, बर्थ प्लेस बताएंगे कहाँ पे था। तो इनके फादर का नाम क्या है, इनके फादर का नाम है शुद्धोधन। ठीक है, बौद्ध के जो फादर हैं उनका नाम क्या था, शुद्धोधन। और जो माता थी उनका नाम था महामाया। क्या था, महामाया। ठीक है, महामाया। और इनका जो जन्म था वो कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म, लुम्बिनी में हुआ था। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। साथ के साथ इनकी जो वाइफ थी, इनकी वाइफ का क्या नाम था, तो इनकी वाइफ का नाम यशोधरा हो जाता है। ठीक है, इनकी वाइफ का नाम क्या था, यशोधरा हो जाता है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे। किसके वृक्ष के नीचे, तो पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे, गया, बोध गया। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, बोध गया में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु थी वो किस स्थान पर हुई थी। और इनके जो सन थे, इनके सन का नाम यानी कि बेटे का नाम था राहुल। क्या नाम था इनके बेटे का नाम, राहुल था। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बुद्ध की जो शिक्षाओं का सबसे पुराना संग्रह किस भाषा में हुआ था। तो बुद्ध की शिक्षाओं का जो सबसे पुराना संग्रह है वो हुआ था हमारा पाली भाषा में। किस भाषा में हुआ था, पाली भाषा में हुआ था। और एक बात और याद रखना, जो बुद्ध की जो, एक मिनट, बुद्ध की जो क्या है, बुद्ध ने क्या दिए थे, बुद्ध के एक त्रिपिटक भी हैं। त्रिपिटक कौन कौन से हैं वो आप मुझे बताएंगे। मैं आपको त्रिपिटक बताती हूँ कौन कौन से त्रिपिटक हैं। तो सूद पिटक, ठीक है, सूद पिटक। नेक्स्ट है आपका विनय पिटक, और एक आपका हो जाता है अभिधम्म पिटक। ठीक है, कौन सा, अभिधम्म पिटक। तो ये बुद्ध के पिटक हो जाते हैं। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो ये संस्कृत में दिया गया है, इन विच लैंग्वेज आर द अर्लीस्ट कलेक्शन ऑफ बुद्धाज टीचिंग आर प्रेजेंट। तो वो किस भाषा में है, पाली भाषा में है, वो हम आपको बता चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। तो जो आपके तरुण भट्टाचार्य जी हैं, पहला क्या है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है तरुण भट्टाचार्य जी। तो तरुण भट्टाचार्य जी आपके किससे संबंधित हैं, ये संतूर वादक हैं। कौन है, ये संतूर वादक हैं। जो तरुण भट्टाचार्य जी हैं आपके, एक मिनट,
वो आपके क्या हो जाते हैं, वो आपके संतूर वादक हैं। क्या हैं? संतूर वादक हैं तरुण भट्टाचार्य जी। फिर बात करते हैं रघुनाथ सेठ की। तो रघुनाथ सेठ कौन है? तो यही आपका सही आंसर है, रघुनाथ सेठ इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि ये आपके क्या है, बांसुरी वादक हो जाते हैं। इनको ही संगीत नाटक अकादमी, इन्हें क्या है, इन्हें जो संगीत नाटक अकादमी है ना, उसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। कब मिला है नाटक अकादमी? तो देख लेंगे एक बार, सुनते जाएंगे। पुरस्कार कब मिला है इन्हें? ये मिला है 1994 में। फिर बात करते हैं जो अली अकबर खान हैं, ये कौन थे? तो अली अकबर खान हमारे क्या थे? सरोद वादक थे। क्या थे? सरोद वादक थे, ठीक है। और दूसरे कौन से हैं? हमारे विलायत खान जी हैं, तो ये आपके सितार वादक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सितार वादक हो जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो जो बांसुरी वादक हैं, और भी बांसुरी वादक होंगे, जैसे मान लो नेक्स्ट बार क्वेश्चन पूछ लिया कि इनमें से निम्न में से बांसुरी वादक कौन है, और रघुनाथ सेठ का नाम ना दिया हो, तो हमें कुछ अपने बांसुरी वादक के नाम पता होने चाहिए। तो पहला हम लिखेंगे हरिप्रसाद। कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया। फिर आ जाते हैं आपके एस आकाश, ठीक है, कौन है? एस आकाश हो जाते हैं। तीसरे आपके मायावरम, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रही हूँ, मायावरम सरस्वती अम्मल, मायावरम सरस्वती अम्मल हो जाते हैं, ठीक है। और एक आपके हो जाते हैं के भास्करन। कौन हो जाते हैं? के भास्करन, मैं आराम से बोल रही हूँ, लिखते जाना। के भास्करन हो जाते हैं। और एक आपके सिक्किल माला चंद्रशेखर हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? सिक्किल माला चंद्रशेखर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये इंग्लिश में दिया गया है, हु एमंग द फॉलोइंग इज द फेमस फ्लूट प्लेयर। तो आपको पता है रघुनाथ सेठ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कौशल की राजधानी है? कहाँ की राजधानी? निम्नलिखित में से कौन सी कौशल की राजधानी है? तो आपको कुछ राजधानियाँ याद करनी होंगी। देखो अभी ये क्वेश्चन और कैपिटल स्टेट और कैपिटल पे आएगा, तो वो भी हम आपको क्लियर करेंगे। तो हमें क्या है, कैपिटल और स्टेट पता होने चाहिए। तो कौशल राज्य की राजधानी कौन है? तो कौशल राज्य की राजधानी हमारी हो जाती है श्रावस्ती। कौन हो जाती है? श्रावस्ती। अब अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले इसी को डील करते हैं कि जो वाराणसी है वो कहाँ की राजधानी है? तो वाराणसी आपकी काशी की राजधानी है। कहाँ की है? काशी की है। कौशाम्बी कहाँ की राजधानी है? तो कौशाम्बी आपकी हो जाती है वत्स की राजधानी। कहाँ की? वत्स की। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नाम और हैं जहाँ की आपको राजधानी याद रखनी है। पहला हो जाता है अंग। ये क्या है? ये हमारे महाजनपद है। क्या है? महाजनपद है। और इन महाजनपदों के बारे में हमें पता होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है उनके मैं नाम लिखा देती हूँ। एक तो आपका वाराणसी हो गया, एक कौशाम्बी हो गया। कौशाम्बी कहाँ की? बस की राजधानी है। वाराणसी आपकी काशी की राजधानी हो जाती है। और कौशल की तो श्रावस्ती है, ये जो ऑप्शन में दिया गया है। और अंग की आपकी कौन सी हो जाती है? अंग की राजधानी चंपा है। क्या है? चंपा है। नेक्स्ट आपका मगध एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मगध की राजधानी गिरिव्रज है। क्या है? गिरिव्रज है। और क्या है इसका? या राजगिरी, दो में से कोई एक नाम आएगा, उसे आप लिख देना। दोनों नाम एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती है। वाराणसी की राजधानी काशी है। और कौशाम्बी की वत्स है। अंग की चंपा है। और मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये इंग्लिश में दिया गया है, तो पढ़ लेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ कौशल? तो ये आपकी श्रावस्ती है। क्या है? श्रावस्ती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो देखो ये क्वेश्चन हमारा किससे आया? नृत्य, जो हमारे डांस है, फोक डांस है, और जो हमारे भरतनाट्यम है, इन सभी से क्वेश्चन बनते हैं। तो इन्हें हमें पढ़ने होंगे। तो ये स्टैटिक जी की अगर किसी को पढ़ना है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, बहुत अच्छे से डील की जाएगी हर चीज़। तो सबसे पहले जानते हैं गुलाबो सपेरा किस नृत्य की शैली है।
तो गुलाबो सपेरा किस नृत्य की शैली है? तो वो गुलाबो सपेरा हो जाती है कालबेलिया नृत्य शैली। क्या हो जाती है? कालबेलिया नृत्य शैली। अब जो कालबेलिया नृत्य शैली है वो कहाँ का फोक डांस हो जाता है? तो ये आपका राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। और इसे कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है? आप बताएंगे कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है। जब ज़्यादा डीप जाएगा तो ट्राइब पूछेगा। कहाँ से, मतलब जो डांस है ये डांस कहाँ का है, कौन सी शैली का है, किस स्टेट में इसे परफॉर्म किया जाता है और कौन सी ट्राइब द्वारा परफॉर्म किया जाता है, यही क्वेश्चन बनते हैं। तो जो हमारा कालबेलिया डांस है ये कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है? तो ये कालबेली जनजाति ही इसे परफॉर्म करती है। कौन सी जनजाति? कालबेली जनजाति ही इसको परफॉर्म करती है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो ये कालबेलिया डांस है इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसे सपेरा नृत्य भी बोलते हैं, सपेरा नृत्य भी बोलते हैं, ठीक है, सपेरा नृत्य भी बोलते हैं। और स्नेक चर्म डांसर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्नेक चर्म डांसर। देखो लिखने में थोड़ा कम साफ लिख रहा है, मुझे अपना ये चेंज करना है। पेन टैप सही से नहीं लिख रहा है, पर अभी आप कुछ दिन के लिए एडजस्ट कर लीजिए। तो कालबेलिया कहाँ का फोक डांस है, कहाँ का डांस है? तो ये राजस्थान का है। कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है? तो ये आपकी कालबेलियन ट्राइब परफॉर्म करती है कालबेलिया डांस को। और किस नाम से जाना जाता है नृत्य शैली को? तो सपेरा नृत्य शैली और स्नेक चार्म डांस शैली के नाम से भी जाना जाता है। जो कालबेलिया की नृत्यांगना है, यानी कि कालबेलिया डांस की जो फेमस नर्तकी है वो है गुलाबो बाई। कौन है वो? वो हमारी गुलाबो बाई है। कौन सी है? गुलाबो बाई। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो सत्रिया है, सत्रिया कहाँ का डांस है? तो ये सत्रिया आपका असम का है। कहाँ का है? असम का है। और पंडवानी आपका छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। बात करेंगे छऊ के बारे में। छऊ क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आप लोग कंफ्यूज ना हो उसके लिए मैं थोड़ी चीज़ें इरेज करना चाहूँगी, ठीक है। जो छऊ डांस है इसके बारे में, ये छऊ क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। ये पंडवानी आपका छत्तीसगढ़ में है और सत्रिया आपका असम में है। छऊ क्या है जानेंगे। छऊ एक डांस फॉर्म है। इसमें तीन प्रकार के डांस शामिल हैं। कौन कौन से? एक तो आपका मयूरभंज छऊ हो जाता है। क्या हो जाता है? मयूरभंज छऊ हो जाता है। नेक्स्ट आपका सरायकेला छऊ हो जाता है। क्या हो जाता है? सरायकेला छऊ हो जाता है। और एक आपका पुरुलिया छऊ हो जाता है। क्या हो जाता है? पुरुलिया छऊ हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कौन सा छऊ हो जाता है? पुरुलिया छऊ हो जाता है। पुरुलिया छऊ हो जाता है, ठीक है। तो जो मयूरभंज छऊ है ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? तो इसको ध्यान रखेंगे, ये आपका उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है। और सरायकेला छऊ जो है वो कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? तो वो आपका झारखंड में परफॉर्म किया जाता है। कहाँ किया जाता है? झारखंड में। और एक जो आपका पुरुलिया छऊ है ये आपका बंगाल में परफॉर्म किया जाता है। तो ये इसको ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये इंग्लिश में दिया है, पढ़ लेंगे कि गुलाबो सपेरा इज एसोसिएटेड विथ विच डांस फॉर्म। तो आपने पढ़ा है वो कालबेलिया राजस्थान से परफॉर्म करता है और कालबेलियन जाति द्वारा इसे परफॉर्म किया जाता है। इसको सपेरा नृत्य या स्नेक चार्मर डांसर भी कहते हैं। इसकी जो प्रसिद्ध नर्तकी हैं उन्हें गुलाबो बाई कहा जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हाँ, एक बात और, जो कालबेलिया डांस है इसको 2010 में यूनेस्को की साइड यानी कि यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। किसको? कालबेलिया डांस फॉर्म को। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ऐड किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं की सुरक्षा की गारंटी देता है? विच आर्टिकल गारंटी प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट एंड प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो कौन सा जो हमारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं की सुरक्षा की गारंटी देता है, इसके बारे में आपको बताना है। बताएंगे।
तो सबसे पहले आपको आर्टिकल पता होने चाहिए, पार्ट्स पता होने चाहिए, कौन से पार्ट्स से कौन सी चीज़ें हैं, कितने आर्टिकल तक है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये हमारे DPSP से लिया गया है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से लिया गया है। किससे लिया गया है? DPSP से लिया गया है। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा DPSP से लिया गया। अब हमें कैसे पता है? क्योंकि मुझे पता है कि DPSP पार्ट कितने पे है। तो पार्ट है हमारा DPSP का 4। कितना पार्ट है? 4। और आर्टिकल की बात करेंगे कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल हमारे 36 से लेकर 51 तक हैं। तो आर्टिकल कहाँ से हमारे कहाँ से कहाँ तक है? ये 36 से लेकर 51 तक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन तो हम देखते ही काट देंगे। क्यों काट देंगे? क्योंकि हमने बता दिया है कि क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, DPSP से लिया गया है। तो DPSP में कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल की बात की गई है, तो 36 से 51 की गई है, यानी कि 53 DPSP से बाहर है। तो अब हमें बताना है 51 है, 46 है या 49 है। तो जो हमारा आर्टिकल है जो स्मारकों और स्थानों की सुरक्षा की गारंटी देता है, तो वो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? वो आंसर है हमारा आर्टिकल नंबर 49। तो राइट आंसर इज आर्टिकल नंबर 49। ठीक है, अब बात करेंगे कि जो हमारा ये आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 46, आर्टिकल 51 और आर्टिकल नंबर 53, ये इनके बारे में जानेंगे कि ये क्या किसके बारे में है। ठीक है, तो जो आर्टिकल नंबर हमारा 51 है, तो ये इंटरनेशनल शांति सुरक्षा की बात करता है। जो आर्टिकल नंबर 51 है वो इंटरनेशनल शांति और सुरक्षा की बात करता है। जो आर्टिकल नंबर हमारा 46 है, क्या है? आर्टिकल नंबर जो 46 है वो किसकी बात करता है? वो करता है SC ST और जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनकी शैक्षिक और आर्थिक स्थिति को सुधार को बढ़ावा देने की बात करता है। कौन? हमारा आर्टिकल नंबर 46। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हमने क्या कहा? हमने कहा कि जो आर्टिकल नंबर 51 है वो वैश्विक शांति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आर्टिकल नंबर 51 यूज किया जाता है। और फिर आर्टिकल नंबर 46 किस लिए है? तो आर्टिकल 46 बात करता है SC ST और अन्य जो पिछड़ा वर्ग है उनकी आर्थिक स्थिति या शैक्षिक चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए है। और जो आर्टिकल नंबर 53 है, तो आर्टिकल नंबर 53 में आपकी संघ की कार्यकारी शक्तियाँ क्या है? दी गई हैं। तो आपको ये सारे आर्टिकल क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। जो हमारा अनुच्छेद 51 है, यानी कि आर्टिकल नंबर 51, वो बात करता है वैश्विक शांति या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की। और आर्टिकल नंबर 56 SC ST और अन्य जो पिछड़ा वर्ग है उनकी शैक्षिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बढ़ावा की बात करता है। आर्टिकल नंबर 53 आपके संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में बात करता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल नंबर आपका 49। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिश्केक किस देश की राजधानी है? जो बिश्केक है वो किस देश की राजधानी है, आपको ये बताना है। तो आपको देखो मगध वाला जो महाजनपद वाला था, मैंने क्वेश्चन करवाया था कि कौशाम्बी किसकी राजधानी है, मगध की राजधानी कौन सी है, तो वो एक क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन ये आया है कि बिश्केक किस देश की राजधानी है। तो बिश्केक आपकी किस देश की राजधानी है? बिश्केक आपकी किर्गिस्तान की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? तो वो किर्गिस्तान की राजधानी है। कौन सी हमारी? एक मिनट। किर्गिस्तान की राजधानी हो जाती है। ठीक है, जो किर्गिस्तान है, बिश्केक है किर्गिस्तान, इसे मध्य एशिया का स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको मध्य एशिया का स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। एक मिनट। मध्य एशिया का क्या बोला जाता है? किर्गिस्तान को मध्य एशिया का स्विट्जरलैंड बोला जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और इसकी जो किर्गिस्तान की जो मुद्रा है, जो करेंसी है, वो है किर्गिस्तानी सोम। क्या है? किर्गिस्तानी सोम। ध्यान रखेंगे, किर्गिस्तानी सोम यहाँ की क्या हो जाती है? करेंसी हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले जो ऑप्शन दिए गए हैं उज्बेकिस्तान के बारे में। तो उज्बेकिस्तान कहाँ की है? तो वो ताशकंद की है। कहाँ की है? ताशकंद की है। और यहाँ की जो आपकी करेंसी हो जाती है वो उज्बेकिस्तानी सोमो हो जाती है। क्या हो जाती है? सोमो हो जाती है। क्या हो जाती है?
यहाँ की जो करेंसी है वो सोमो हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की जो कजाकिस्तान कहाँ की कैपिटल है, तो वो अस्ताना, क्या है, अस्ताना। और यहाँ की जो करेंसी है वो तेंगे है, क्या है करेंसी यहाँ की, तेंगे यहाँ की करेंसी हो जाती है। अब बात करते हैं तजाकिस्तान की। तो तजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो दुशांबे है, क्या है, दुशांबे है, सुन लेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो लिख नहीं पा रही हूँ। यहाँ की जो वो है तजाकिस्तान की कैपिटल वो दुशांबे है, और यहाँ की करेंसी सोमोनी है, सोमोनी, क्या यहाँ की करेंसी क्या है, सोमोनी हो जाती है। तो उज्बेकिस्तान की ताशकंद है, और यहाँ की जो करेंसी है वो उज्बेकिस्तानी सोमो है। किर्गिस्तान कहाँ की राजधानी है, तो बिम्बशेक, कहाँ की राजधानी, किर्गिस्तान की राजधानी बिम्बशेक है। और ऐसे किर्गिस्तान को क्या कहा जाता है, मध्य एशिया का स्विट्जरलैंड बोला जाता है। और यहाँ की करेंसी हो जाती है क्या, सोमो, ठीक है। यहाँ की करेंसी क्या हो जाती है, सॉरी, सोम, किर्गिस्तानी सोम, ठीक है, किर्गिस्तानी सोम। और कजाकिस्तान की है आपकी तेंगे, और कैपिटल अस्ताना हो जाती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और कैपिटल से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे साथ क्लास में जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो मेरी क्लास की जो प्लानिंग है वो ये है कि आपको क्लास पढ़नी है, ठीक है, क्लास डेली अटेंड करनी है। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो क्वेश्चन डील करने हैं, और शॉर्ट फॉर्म में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हूँ वो ज़रूर लिखनी है। और क्लास के बाद ऐसे 20 मिनट की क्लास है या 30 मिनट की क्लास होगी, उसे आपको रिवाइज करना है। और जो भी मैं क्वेश्चन डील करा रही हूँ, आज तो क्लास नंबर 1 है, अभी तो जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी। बोर नहीं होना है, एक रजिस्टर लेना है, बस रोज़ नोट्स बनाने हैं, उन्हें रिवाइज करना है। और बाकी तो क्लास में भी आपको चीज़ें रिवाइज होती जाएंगी, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, DPSP है, इनके बारे में मैंने आज कुछ पढ़ा है, और आगे चल के इनके बारे में और आगे क्वेश्चन आएंगे तो फिर से आपको चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। और फंडामेंटल DPSP से एक चीज़ याद आई है मुझे, आपको कुछ और उसमें आर्टिकल्स ऐड कराने थे, तो एक बार मैं देख लेती हूँ। DPSP में क्या आर्टिकल हैं, DPSP में आपका एक तो 48 इम्पोर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 48 क्लॉज A आर्टिकल इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये किसकी बात करता है, ये पर्यावरण के संरक्षण की बात करता है। क्या करता है, पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रयत्न का प्रयास, यानी कि पर्यावरण के संरक्षण की बात करता है और वन्य जीव के संरक्षण की बात करता है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर हम बात करेंगे किसकी, एक और आर्टिकल इम्पोर्टेंट है जो हमें आपको बताना है। हाँ, एक है आर्टिकल 48 ओनली, वो है राज्य के पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के बारे में, यानी कि आर्टिकल 48 राज्य के जो पशु हैं उनके संरक्षण और संवर्धन के बारे में बात करता है, जो कि दूध देने वाले पशु होते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। एक आपका आर्टिकल इम्पोर्टेंट हो जाता है आर्टिकल नंबर 40। इसमें क्या कहा गया है, इसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ग्राम पंचायतों की क्या गठन की बात कही गई है। और ग्राम पंचायत की गठन किस में किया गया था, तो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मेरे माइंड से स्किप हो गई थी, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी बताइएगा, और हमारे साथ क्लास में जुड़ने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। डेली आपको 20 या 25 या 30 मिनट्स की क्लास मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे, GK GS का बर्डन ना रहे, क्योंकि बहुत बर्डन होता है। GK GS कैसे करेंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, साइंस, हिस्ट्री, कंप्यूटर, सारे क्वेश्चन यहाँ पे डील किए जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।